नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले गुजरात के सूरत की करते हैं। सूरत से बड़ी खबर यह है कि वहां के रघुवीर कपड़ा बाजार में भीषण आग लग गई है। आग मार्केट के 7वीं मंजिल पर लगी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की करीब 70 गाड़ियां और 300 से ज्यादा फायर ब्रिगेड के कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अगलगी की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं इस भीषण अगलगी में करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सूरत के कुमारिया रोड पे आई हुई रघुवीर टेक्सटाइल मार्केट को आग को 7 घंटे होने आए हैं लगातार। अभी भी आग जल रही है। आप दृश्य देख रहे हैं। फायर फाइटर हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से सतत पानी का मारा कर रहे हैं, आग को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सूरत के पास में आए हुए हजीरा इंडस्ट्रियल स्तर के जहां पे L&T, SR, NTPC, क्रिप्को, रिलायंस सभी कंपनियों की मदद मांगी गई है। आग को कंट्रोल करने के लिए खास NDRF की टीम को भी बड़ौदा से बुलाया गया है आग को कंट्रोल करने के लिए। सूरत महानगर पालिका के कमिश्नर बच्चानिधि पानी ने पूरी बिल्डिंग को सील करके बिल्डिंग की मान्यता रद्द करने के आदेश किए हैं। वहाँ पे सूरत के DM डॉक्टर धवल पटेल भी मौके वारदात पे पहुंचे हैं। यहाँ किस तरह की कामगिरी की जा रही है, किस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं और किस तरह से आग को कंट्रोल में लाने का प्रयास हो रहा है, सभी जगह का विजिट किया है। लगातार 70 से अधिक फायर फाइटर, 300 से अधिक जवान लगातार पिछले 7 घंटों से पानी का मारा करके आग कंट्रोल में करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसके चलते फायर को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आसपास की सभी, सूरत के अलावा आसपास की सभी फायरों की मदद मांगी गई है और खास करके NDRF की एक टीम को भी बुलाया गया है। आने वाले 4 से 6 घंटे में आग पे कंट्रोल हो सके ऐसा लग रहा है। मगर जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह का एलिवेशन है, लगातार अभी भी जिस तरह से फायर पानी मार रही है उसके बावजूद आग बाहर आ रही है। अंदर का इतना बुरा हाल है कि अंदर फायर के जवान जा नहीं सकते और आग को कंट्रोल कर नहीं सकते। माना जाता है कि इस मार्केट में काफ़ी बड़े कपड़े के व्यापारी थे। अंदाज से 100 करोड़ से अधिक का कपड़े का व्यापारियों को नुकसान हुआ है, ऐसी विगत प्राथमिक जानने को मिल रही है। कैमरामैन प्रदीप चौबे के साथ कीर्तेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। और अगली खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां बीच सड़क पर चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हादसे में कार चालक बाल बच गया। और इधर वैशाली के महुआ में कपड़े की दुकान में लगी आग से जलकर 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त दोनों दुकान के अंदर सो रहे थे। बाद में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मृतक का नाम मंजीत कुमार और भरत शाह था। हादसे के बाद मौके पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए। आग लगने के कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जब हम लोग आए तो देखे कि काफ़ी धुआं निकल रही, दुकान से शटर तोड़ा गया। उस जगह पे जितना भी सामान था, तो बालू वगैरह था, मिट्टी था, लोग फेंका, लेकिन उससे भी वो काबू नहीं पा पाया गया। फिर अग्निशमन वाले को फ़ोन किया गया, वो भी आए और उसके बाद फिर काफ़ी मशक्कत के बाद 2-3 घंटा लग गया लगभग और उसके बाद टूटा। उसके बाद दोनों व्यक्ति का डेड बॉडी उसमें से निकला। हमको तो सवेरे पता चला कि दुकान में आग लगा हुआ है, तो हमको आदमी फ़ोन किया कि जल्दी आवा हो तो दुकान में आग लगा खाओ। हम उसी आए, उसी घटना बीच क्या हुआ तो हम नहीं बता सकते हैं। और बात बिहार की राजधानी पटना की करते हैं, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना दीघा थाना क्षेत्र की है। वहीं हत्या की घटना के बाद गुस्साए लोगों ने दीघा दानापुर मार्ग को जाम कर बीच सड़क पर आगजनी की और जमकर हंगामा किया। मृत छात्र का नाम रोहित है। बताया जा रहा है कि रोहित मैट्रिक का छात्र था और वो घर में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसके दोस्त ने फोन करके उसे बुलाया। बाद में रोहित के घर लौटने में देर होने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन रोहित का कोई पता नहीं चल सका। आज सुबह एक शख्स ने परिजनों को फोन कर दीघा नहर के किनारे रोहित के शव होने की आशंका की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रात शायद हम सब टीवी देख रहे थे, उस रूम में पढ़ रहा था। तो कोई फोन आया होगा तो गया होगा। उसके बाद
हाँ किसका फोन था? तो ये फोन तो किसी का आया होगा, हम सब उस दूसरे रूम में थे, ठीक ना, टीवी देख रहे थे, वो आया था तो चल गया। उसके बाद फोन इसको कर रहे तो बोला आ रहे उसके बाद फोन कर्नाटक के मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। एयरपोर्ट के टिकट काउंटर पर एक लावारिस बैग में बम मिला, जिसे सीआरपीएफ की टीम ने डिफ्यूज कर दिया। बम एयरपोर्ट के टिकट काउंटर के पास मिला। बम की खबर मिलने से एयरपोर्ट पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मंगलुरु पुलिस ने सीसीटीवी में संदिग्ध की पहचान कर ली है और उसकी तलाश की जा रही है। लखीमपुर खीरी में दो चोरों ने रेडीमेड की दुकान में घुसकर दुकान में रखे कपड़ों पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर अपने साथ बैग लेकर गए थे और उसी में सामान भरकर फरार हो गए। तो यूपी के लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुकान में किस तरीके से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोरी की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। और यूपी के नोएडा में पुलिस के जवान की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहां पीसीआर पुलिस का एक जवान एक डेयरी से दूध का पैकेट चुराते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस का ये जवान नोएडा में दूध की डेयरी से दूध का पैकेट चुराते हुए नजर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस पुलिस के कारनामों के बारे में। वो पुलिस कैसे चोरी और इस तरीके के वारदातों पर लगाम लगाएगी जो खुद इस तरीके के वारदातों को अंजाम दे रही है। दूध के पैकेट चोरी कर रहे हैं पुलिस के जवान। पीसीआर के ये जवान गश्ती के दौरान एक डेयरी से दूध का पैकेट चोरी करते हुए कैमरे में कैद हुए। और नैनीताल से इस वक्त एक खबर आ रही है। न्यूज 18 के हाथ ट्रैकर्स का वीडियो लगा है। बॉलिंग गांव में बर्फबारी में ये सभी ट्रैकर फंस गए थे। 4 दिन तक ये सभी ट्रैकर्स फंसे रहे। आपको बता दें कि ग्लेशियर को पार कर पहुंचे हैं अपने घर। 18 घंटे लगातार चलकर ग्लेशियर से ये बाहर आए हैं। पंचाचुली के ट्रैक पर चारों ट्रैकर्स गए हुए थे और इस दौरान ये फंस गए और आखिरकार इन्होंने एक बड़े मुश्किल रास्तों को सफर करते हुए ये वापस लौटे हैं। यहाँ पे अभी भी रेगुलर बर्फबारी चली रही है। हाँ जी, एग्जैक्ट जो है 17-18 किलोमीटर हमें नांगलिंग की ओर उर्थिंग की ओर जाना है। भाई यहाँ पे जो रीति रिवाज अनुसार जब भी गांव से आएँ और गांव से जाएं तो यहाँ पे भगवती, कौन सी माँ है यहाँ पे? भगवती माता के मंदिर में एक बार अगरबत्ती करके जाना और नमस्कार करके जाना। ये यहाँ पे जो है स्थानीय परंपरा है और स्थानीय परंपरा को हम जो है पूरा निभाते हुए अपने साकिरदा जो है यहाँ पे एक छोटी सी पूजा करेंगे। दिनेश भाई, उनके पीछे साकिरदा के पीछे रवि और इन सबको बैकअप देते हुए मैं दीपक पीछे पीछे इनके चल रहा हूँ। और अपने दिनेश भाई बहुत शानदार तरीके से लीक को बनाते हुए चले जा रहे हैं और साथियों एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाते हुए यहाँ से थोड़ा सा हमें अपना रास्ता डाइवर्ट करना पड़ेगा। आगे देख सकते हैं ये आगे पूरा एवलांच आया हुआ है जिसकी वजह से मेन रोड जो है ब्लॉक हो गई है और हम लोग अपना यहाँ से शॉर्टकट मार के नीचे की साइड जाएंगे। थोड़ा रिस्की है पर आराम से टीम बढ़िया।
हमारी टीम सब बिल्कुल सब फिट। फिर से हम निकलते हैं अपने रूट टू नागलिंग। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। दिल्ली में बीजेपी से जेडीयू के गठबंधन पर जेडीयू के राज्यसभा सांसद पवन वर्मा ने नाराजगी जताई है। पवन वर्मा ने सीएम नीतीश को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से पवन वर्मा ने नीतीश कुमार से अपील की है बीजेपी से गठबंधन पर फिर से विचार करे जेडीयू। आपको बता दें कि पवन वर्मा ने गठबंधन को उलझा हुआ फैसला बताया है। पवन वर्मा ने नीतीश कुमार से पहली मुलाकात में इसका जिक्र किया। बिहार से बाहर पहली बार हुआ है जेडीयू बीजेपी का गठबंधन। जेडीयू ने पवन वर्मा को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल तक नहीं किया है और अब पवन वर्मा ने इस गठबंधन पर नाराजगी जताई है। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली में बीजेपी से जेडीयू के गठबंधन पर जेडीयू के राज्यसभा सांसद पवन वर्मा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस पर नाराजगी जताई है और फिर से इस फैसले पर विचार करने की अपील की है। और हमारे साथ दिवाकर जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। दिवाकर, किस तरीके से देखा जाए, पहले जेडीयू की तरफ से पवन वर्मा को स्टार प्रचारकों से बाहर रखना और अब पवन वर्मा इस पर नाराजगी जता रहे हैं, यानी कि खुलकर विरोधाभास सामने आ गया है। जी बिल्कुल, खुलकर विरोधाभास सामने आ गया है। जेडीयू के अंदर जो कुछ चल रहा है, पवन वर्मा ने उसको सार्वजनिक तौर पे जाहिर किया है। पवन वर्मा ने नीतीश कुमार से ये पूछा है कि आपकी निजी राय क्या है जब देश में सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ माहौल है और अकाली दल जैसे जो एनडीए के पार्टनर हैं वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस मामले पर उनकी अलग राय है, तो आपकी निजी राय क्या है और ये पार्टी का जो संविधान है उससे अलग ये इतर जाकर गठबंधन किया जाना, इस पर क्या राय है। तो खुले तौर पे जब कैंपेनर की लिस्ट में पवन वर्मा को जगह नहीं दी गई तो पवन वर्मा की नाराजगी जाहिर हुई है, सार्वजनिक हुई है। और ये बता दें कि पवन वर्मा पटना पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो जो उन्होंने ट्विटर के जरिए अपनी राय जाहिर की है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे कैमरे पर उनका बयान लिया जाए। तो साफ तौर पे पवन वर्मा की जो राय है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो फैसला लिया है दिल्ली जेडीयू नेतृत्व ने, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की राय है। जी दिवाकर, सवाल यह भी है कि पवन वर्मा जो लगातार इस गठबंधन का विरोध कर रहे हैं और सवाल यह भी पवन वर्मा ने उठाया है कि जेडीयू अब तक बिहार से बाहर अकेले चुनाव लड़ती आई है, लेकिन जेडीयू के इस कदम से पवन वर्मा जो राज्यसभा सांसद है पार्टी की तरफ से वो ही खुश नहीं है। ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाए जेडीयू की तरफ से? देखिए, जेडीयू के जो नेता है पवन वर्मा, उन्होंने पत्र में जो कुछ लिखा है, उन्होंने पुराने स्टैंड को जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में बिहार के बाहर जब चुनाव होते रहे हैं, जेडीयू संविधान के मुताबिक, अपने पार्टी के संविधान के मुताबिक और पार्टी की नीतियों के मुताबिक अलग चुनाव लड़ती रही है। हालांकि कई बार कुछ राज्यों में शरद यादव जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो गठबंधन हुआ करता था, लेकिन 2015 के बाद जब 2016 में बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, उस बात का भी जिक्र किया कि जेडीयू ने अपने कोर इशूज पे आगे रखती रही है बात। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि निजी राय क्या है नीतीश कुमार के एनपीआर और एनआरसी पर, तो इसको लेकर जाहिर करें। और इसी बात पर कहीं न कहीं अपनी नाराजगी जाहिर की है पवन वर्मा ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए दिवाकर। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पवन वर्मा के क्यों सुर बदल गए हैं। दरअसल जेडीयू में प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को किनारे लगा दिया गया है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट से दोनों को बाहर रखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। 2 सीटों के लिए 20 स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, लेकिन हर मुद्दे पर मुखर रहने वाले प्रशांत किशोर और पवन वर्मा का नाम शामिल नहीं है। सवाल उठ रहे हैं
कि कहीं दोनों को नागरिकता कानून और एनआरसी पर पार्टी लाइन से अलग राय रखने की सजा तो नहीं मिली है। प्रशांत और पवन दोनों ने खुलकर अपनी राय रखी थी, जो पार्टी के कई नेताओं को पसंद नहीं आई थी। हालांकि पार्टी का कहना है कि लिस्ट उपयोगिता के मुताबिक बनती है। ये अन्यथा नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि संजय जी वहाँ प्रभारी हैं, आरसीपी जी हैं, और उसको जो नीड लगा होगा कि किन किन लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव तो कुछ समीकरण पर भी होता है, तो ऐसा उनको लगा होगा कभी, चूँकि बड़े तबके के लोग नेता हैं, तो दिल्ली की चुनाव में अभी उनकी कोई आवश्यकता नहीं महसूस हुई। प्रशांत और पवन की टिप्पणी बीजेपी को पहले ही चुभती रही है। जेडीयू के फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि दोनों की पहचान नीतीश कुमार की वजह से है और पार्टी लाइन के खिलाफ जाने वालों को कौन स्टार प्रचारक बनाएगा। वहीं आरजेडी का कहना है कि जेडीयू का बड़ा खेमा नेतृत्व से नाराज है। प्रशांत किशोर और पवन कुमार वर्मा, इनके चेहरे को जानता कौन था? आज भी पवन जी को तो कोई जानने वाला है नहीं। थोड़ा बहुत अगर पीके को कोई जान रहा है तो उसमें नीतीश जी का हाथ है, और अगर बेसिकली कोई पीके को कोई जानता है तो एक व्यवसायी के तौर पे जानता है। अब तो कितने लोगों को आप बाहर करेंगे? पूरी पार्टी के नेता के अंदर ये मन में आक्रोश है, जिसका समर्थन जेडीयू का नेतृत्व ने किया है जिस मुद्दे का, उससे सारे लोग घबराए हुए हैं, जिनको धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है। लिस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ लोकसभा के 7 और राज्यसभा के 3 सांसद हैं। इसके अलावा नीतीश मंत्रिमंडल के कई सदस्यों का नाम भी लिस्ट में है। पिछले चुनाव में खाली हाथ रहने वाला जेडीयू इस बार बीजेपी के साथ चुनावी मुकाबले में है। बीजेपी ने बुराड़ी और संगम विहार की सीट जेडीयू के लिए छोड़ी है। पटना से आनंद अमृतराज के साथ नील कमल की रिपोर्ट। तो पहले पवन वर्मा और प्रशांत किशोर को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा गया। अब पवन वर्मा ने ट्वीट किया है और नाराजगी जताई है जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को लेकर, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जोगबनी विराटनगर में दूसरे एकीकृत चेक पोस्ट की आज से शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की। ये चेक पोस्ट व्यापार और आवागमन को आसान करने के लिए भारतीय मदद से बनाए गए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत पड़ोस के सभी मित्र देशों के साथ यातायात सरल बनाने में जुटा हुआ है। भारत और नेपाल सीमा पार कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे सड़क, रेल और ट्रांसमिशन लाइनों पर काम कर रहे हैं। चहुमुखी विकास में नेपाल की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत एक विश्वसनीय पार्टनर की भूमिका अदा करता रहा है। नेबरहुड फर्स्ट मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है और क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को बढ़ाना इस पॉलिसी का एक प्रमुख ध्येय है। हम दोनों देशों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी हमारे जीवन को और नजदीक से जोड़ती है और हमारे दिलों के बीच नए रास्ते खोलती है। कनेक्टिविटी न सिर्फ देश के बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास के लिए एक कैटलिस्ट का काम करती है। और बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि बिहार में क्राइम कंट्रोल में सुधार होगा और इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। डीजीपी साहब ने ये बातें कही हैं। डीजीपी साहब ने अपराध के बढ़ते आंकड़े को भी नकार दिया। यही नहीं, डीजीपी ने अपनी पुलिस की भी सराहना की। हिंदुस्तान में किस राज्य की फोर्स है जो सत्तू और प्याज लेकर के और चूड़ा और गुड़ सूखा राशन लेकर के 1 महीना घूम करके ड्यूटी करेगा इतनी मुस्तैदी से? केवल पुलिस के रोकने से अपराध रुक जाएगा? आप जात के नाम पर अपराधी को समर्थन देते हैं, संरक्षण देते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसकी जमानत कराते हैं, उसको छुपाते, उसको सम्मान देते, उसको माला पहनाते, उसको अपना हीरो मानते हैं समाज का। जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, दल के नाम पर अपराधियों को जब तक संरक्षण मिलेगा, समर्थन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो अपराध की संस्कृति तो फले फूलेगी।
देश के किसी राज्य से तुलना कर लीजिए, बिहार पुलिस बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करती है और बिहार पुलिस का काम बहुत अच्छा है। दरभंगा के गांधीनगर कटरैया मोहल्ले में लोगों ने जल जमाव के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने रैली निकालकर नगर निगम तक मार्च किया। इस दौरान उनके हाथों में झाड़ू भी दिखा। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से सड़क पर जल जमाव है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ठंड के मौसम में समस्या और भी बढ़ जाती है। आक्रोशित लोगों ने नगर आयुक्त को चिट्ठी देकर जल्द निजात दिलाने की मांग की। नगर आयुक्त ने भी 15 दिनों में समस्या के अस्थायी समाधान का भरोसा दिया। यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, लोग बूढ़े बच्चे और समझिए कि इस समस्या के शिकार हैं कि हम लोग कहीं घर से निकल नहीं सकते हैं। ठंडी का समय है, ऐसे समय में रेलवे का दोहरीकरण हो गया, जिस कारण जो नाला का रास्ता का पानी था वो रास्ता बंद हो चुका है, जिस कारण पूरी पानी जो है गंदे पानी जो नाला का पानी है वो सड़कों पर आ चुका है, लोगों के घरों में आ चुका है। लोग परेशान हैं, आज से नहीं लगातार लगभग 4 महीना से ये जल जमाव की समस्या लगातार उत्पन्न हो चुकी है। कुछ अतिक्रमण के चलते और कई सारे इश्यूज थे जिसके कारण पानी का जल जमाव हो गया था। उसी चीज़ को हम लोग ने पहचाना और उसी क्रम में हमने 21 लाख की योजना स्वीकृत की है और उसका काम तेजी गति से चल रहा है और मैं आशा करता हूँ आने वाले 10 से 15 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। उसके उपरांत जो भी जल संकट वहाँ पे या जल जमाव की समस्या है वो परमानेंटली उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दुल्हन को शादी करके घर लाने के लिए आपने दूल्हे को घोड़ी या कार में चढ़कर बारात ले जाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी दूल्हे को अपनी दुल्हन से शादी करने के लिए दौड़ लगाते देखा है? यकीन मानिए, एमपी के इंदौर की ये तस्वीरें एकदम सच्ची हैं और इस बात की गवाह भी हैं। इसे दूल्हे की मैराथन दौड़ कहिए या कुछ और, लेकिन फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए दूल्हे ने अनोखे अंदाज में अपनी बारात निकाली और 11 किलोमीटर तक शादी की शेरवानी पहने न सिर्फ खुद दौड़ा, बल्कि उसके पीछे बारात में शामिल 18 साल से लेकर 80 साल तक के बुजुर्गों ने भी दौड़ लगाई। महिलाएं भी बारात में दौड़ती नजर आई। पीली टी शर्ट बारात का ड्रेस कोड था। फिजिकल ट्रेनर नीरज मालवीय ने यह अनोखी बारात निकाली थी। खंडवा नाका के गणेश मंदिर में हमारी माता के संगम नगर तक ये बारात निकाली गई। और न्यूज 18 बिहार झारखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक